हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूस से आई एक ऐसी अपडेट के बारे में जो कि अगर सच हो जाती है तो यकीन मानिए एमआरएफए कंपटीशन अब और भी ज्यादा गहरा सकता है। हम सब जानते हैं कि एमआरएफए के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 114 की संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है और मौजूदा समय में राफेल F4 स्टैंडर्ड को एक प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे कंपटीशन में अगर हम सिर्फ ये मान के चले कि राफेल इकलौता एयरक्राफ्ट है जो प्रबल दावेदार है, तो शायद हम गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर F-15EX की दावेदारी भी काफी मजबूत है और बोइंग ने जो अट्रैक्टिव ऑफर भारत के सामने रखे हैं, भारत उनको नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसके अलावा हाल ही में हम सब ने देखा कि यूरोफाइटर कंसोर्टियम के द्वारा जो यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 या ब्लॉक 5 है, इनको ऑफर किया गया है, जहां पर वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए भी मान चुके हैं। तो ऐसे में ये कंपटीशन और भी ज्यादा गहरा सकता है। तो ये सारी चीजें चल ही रही थी कि रूस से भी एक बड़ी अपडेट सामने आती है। कल रूस को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई, जहां पर IDRW की रिपोर्ट में ये कहा गया कि रशियन एयरफोर्स के जो Su-35 फाइटर्स हैं, जो कि कॉम्बैट प्रूवन भी हैं, जिन्होंने सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अब वो भारत में एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। जी हाँ, काफी अट्रैक्टिव ऑफर के साथ Su-35 सुपर फ्लैंकर्स को भारतीय वायुसेना के सामने पेश किया गया है, जहां पर रूस इस बार न सिर्फ इंडियन मेड वेपन सिस्टम के लिए मान गया है, बल्कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को भी ऑफर करने के लिए वो तैयार है। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम के होते हुए हमें वाकई Su-35 जैसे फाइटर्स की जरूरत है? क्या इंडियन एयरफोर्स हैवी वेट क्लास के फाइटर को एक बार फिर से सेलेक्ट करेगी? और क्या राफेल F4 स्टैंडर्ड के लिए Su-35 एक बड़ा खतरा बन सकता है? तो चलिए इन्हीं विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट काफी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और इन्होंने रशिया यूक्रेन युद्ध में खुद को साबित भी किया है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना इनको कंसीडर कर सकती है? और इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है? IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो गागरिन एविएशन प्लांट के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में ये इशारे किए हैं कि भारत को एक बार फिर से जो Su-35 फाइटर्स हैं, इनका ऑफर दिया जा सकता है और ये चीज़ें सब MRFA प्रोग्राम के अंतर्गत हमें देखने को मिलने वाली है। अब अगर हम Su-35 की बात करें तो इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 34.5 टन का है। वहीं इसकी टॉप स्पीड 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और ये अपनी सुपीरियर मनोवरबिलिटी के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट इसे दुनिया के सबसे हाईली मनोवर एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में रखा गया है और इसे फ्लाइंग UFO की संज्ञा भी दी जाती है। अब अगर हम इसके ऑपरेशनल रेंज की बात करें तो ये 1500 किलोमीटर से लेकर के 4500 किलोमीटर के बीच में है। वहीं इसकी सर्विस सीलिंग 20,000 मीटर्स की है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट बना देती है। पहले ये एयरक्राफ्ट जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो इसे हम एज अ एयर सुपियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट देखते थे, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध में इसने अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है, जहां पर एक तरफ इसने एयर टू एयर कॉम्बैट में जो यूक्रेनियन MiG-29 है, इनका शिकार किया और इसके अलावा एयर टू ग्राउंड कॉम्बैट में इसने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, टैंक्स और दूसरे जो रेडार सिस्टम है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, उनको भी डिस्ट्रॉय किया और अपनी काबिलियत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के सामने रखा। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि ये एयरक्राफ्ट अपनी वर्सेटैलिटी के लिए जाना जाता है और हर प्रकार के मिशन प्रोफाइल में ये पूरी तरीके से फिट बैठता है। और वो चीज़ जो इसे दूसरे एयरक्राफ्ट से अलग करती है वो है इसका इम्प्रेसिव आर्मामेंट और एवियोनिक सूट। जी हाँ, ये अलग अलग प्रकार के एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम है, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इसमें रूस की सबसे घातक एयर टू एयर मिसाइल्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटीग्रेशन को लेकर के जो कार्य है, ये भी प्रगति पर है और आने वाले भविष्य में ये हाइपरसोनिक वेपन्स को कैरी करने के लिए भी कैपेबल हो जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि इतने सारे मिसाइल्स के होने के बावजूद यहाँ पर आपको 30 mm की GSS-30-1 गन भी देखने को मिलती है और इससे जो डॉग फाइट है उसमें इसको एक एडवांटेज भी मिल जाता है। इसमें आपको शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज की मिसाइल देखने को मिलती है। ये एंटीशिप मिसाइल्स को भी कैरी करने में सक्षम है और अलग अलग रेंज के जो गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स है उनको भी Su-35 सुपर फ्लैंकर आराम से कैरी कर सकता है, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एयरक्राफ्ट जितना पावरफुल है उतना एडवांस भी है। Su-35 की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसमें एक नया
IUS-35 इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एडवांस सेंसर्स और वेपन्स को इंटीग्रेट करने के लिए जो प्रोसेस है ये भी काफ़ी आसान हो जाता है। इसमें सिचुएशन अवेयरनेस को भी इंक्रीज करने के लिए अलग अलग सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है और SU-35 सुपर फ्लैंकर में आपको फेज्ड एरे रडार देखने को मिलती है जो कि अपनी लिथैलिटी के लिए जानी जाती है, यानी ये रडार काफ़ी लॉन्ग रेंज से जो टारगेट है उनको डिटेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट की बात माने तो 100 से लेकर के 400 किलोमीटर की दूरी तक ये जो टारगेट्स है इनको डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि अब अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के परिप्रेक्ष्य से कि क्या भारतीय वायुसेना इनको सेलेक्ट करेगी, तो दोस्तों इसके चांसेस फिलहाल तो काफी कम लग रहे हैं। उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि भले ही SU-35 काफी ज्यादा कैपेबल हो, लेकिन एक बीच रिपोर्ट सामने आई थी कि भारत ने रशियन एयरक्राफ्ट्स को एलिमिनेट कर दिया है MRFA टेंडर से। हालांकि उसकी पुष्टि तो नहीं हो सकी, लेकिन उसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि जिस प्रकार के प्रतिबंध इस समय रूस के ऊपर लगे हुए हैं, भारत इस चीज को लेकर के श्योर नहीं है कि इतने बड़ी डील को फाइनलाइज करने के बाद सही टाइम पर इनकी डिलीवरी शुरू हो सकेगी या नहीं, स्पेयर पार्ट्स मिल सकेंगे या नहीं, या अगर भारत में इनकी मैन्युफैक्चरिंग हुई तो सही टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा सकते हैं, या फिर रॉ मटेरियल की सप्लाई निर्विरोध रूप से बनी रहेगी, इसमें भी संशय बना हुआ है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए भारत रशियन फाइटर्स को सेलेक्ट करेगा, इसके चांसेस काफी कम है। वहीं अगर हम बात करें इंडियन एयरक्राफ्ट की, तो हमारा जो सुखोई 30 MKI है वो अपने जो सुपर सुखोई स्टैंडर्ड के अपग्रेड है, जहां पर 51 मेजर और माइनर अपग्रेड उसको दिया जाना है, उसको प्राप्त करने के बाद काफी हद तक कैपेबिलिटी वाइज SU-35 के समकक्ष पहुंच जाएगा। तो ऐसे में डिफेंस एनालिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के लिए फिलहाल तो SU-35 उतना ज़्यादा सेंस नहीं बना रहा है। हम ये नहीं कहते कि SU-35 कमतर एयरक्राफ्ट है दूसरे एयरक्राफ्ट की तुलना में, लेकिन भारत के पास ऑलरेडी एक बेटर ऑप्शन मौजूद है जो है इंडियन सुपर 30, जहां पर एडवांस रेडार सिस्टम मिलने वाले हैं उसको, जिसमें उत्तम एसा रेडार का स्केल अप वेरिएंट है। नए हमें एवियोनिक सिस्टम मिलने वाले हैं, नया मिशन कंप्यूटर मिलने वाला है, एक नया और एडवांस इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम मिलने वाला है जिसकी टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। वहीं इसमें अलग अलग रेंज के जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है, जिसमें अस्त्र सीरीज की तीनों मिसाइल्स हो गई जो कि 110 से 350 किलोमीटर तक मारक क्षमता के साथ में आती है, और रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स हो गई, ये हमें देखने को मिल जाएंगी। ब्रह्मोस तो ऑलरेडी उसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनी ही हुई है, ब्रह्मोस NG भी मिल जाएगी, रॉक्स और रैम्पेज जैसी मिसाइल ऑलरेडी मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर आप नाम गिनते जाइए मिसाइल्स के, वो मिसाइल्स आपको सुखोई 30 MKI में देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में कोई सेंस ऐसा नहीं बनता कि भारत को SU-35 की तरफ फिलहाल तो जाना चाहिए। हाँ, अगर MRFA वाकई फाइनलाइज हो रहा है तो भारत को राफेल पर ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। तो आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो हमेशा की तरह इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस समय इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।